Welcome everybody. This is our fourth video in JEE previous year questions for class 12th chapter electric charges and fields. Before this we have three videos in this series and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics and there is a dedicated playlist for these type of videos. So you can go to watch and give your comments regarding those videos. And we have also a similar series for NEET previous years, so you can also go to our channel and watch those playlists. And again, if you find these videos useful, then you can like them, share them, and subscribe to our channel. It will be a great help when you like, share, and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and also available on every questions screen and donate us with whatever amount you want. Your donations, we will be able to keep on making these videos. So with this, let's start today's video with question number, I think we were on question number 23 or something, 22. Yes, this is the question which we are going to solve. We start with. So here A, B, C with charges minus 4Q. So ये यहाँ पे minus 4Q है. 2Q minus 2Q are present on the circumference of circle of radius D. The charge particle ACO at center of the circle formed on equilateral triangle as shown in the figure. Electric field at O along the x direction. तो O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है x डायरेक्शन में क्या होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. एंड नाउ अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस प्लॉट करते हैं. वी कैन से फील्ड लाइंस. तो हमें पता है कि नेगेटिव जो चार्ज है उसकी तरफ फील्ड जाती है. तो यहाँ पे -4 की तरफ होगी, यहाँ पे -2 की तरफ और यहाँ पे 2Q की तरफ. सो अगर हम डायरेक्ट फील्ड की डायरेक्शन को प्लॉट करें यूजिंग ब्लू कलर, सो एक कंपोनेंट फील्ड का ऐसे जा रहा होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, एक कंपोनेंट ऐसे -2Q की तरफ जा रहा होगा. इन दोनों के कुछ रिजल्टेंट होंगे. एंड सामने आल्सो जो आपका ये 2Q चार्ज है इससे आउटवर्ड फील्ड आ रही होगी. तो इससे O पॉइंट पे ऐसे आउटवर्ड फील्ड आ रही होगी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो +2Q की फील्ड है और जो -2Q की फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में. तो मीन्स इनके कंपोनेंट्स ऐड होंगे. और जो -4Q है ये एक सर्टेन एंगल पे है. तो हम यहाँ पे कंपोनेंट वाइज इनको सोल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फील्ड होती है, फील्ड के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सो फील्ड के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E कैन बी गिवन एज K Q बाय R स्क्वायर, जहाँ पे Q चार्ज है और R इज द डिस्टेंस. इसको थोड़ा सा थिंक कर लेते हैं. नाउ बिकॉज जो सारे के सारे चार्जेस हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, तो मीन्स सबके लिए डिस्टेंस इक्वल है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगी, K Q बाय, हम यहाँ डिस्टेंस D गिवन है सो इसको हम D स्क्वायर लिख सकते हैं. जस्ट हमें यहाँ पे चार्ज को चेंज करना है और बाकी की क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो जाएंगी. और ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे K Q बाय D क्यूब इंटू D वेक्टर. और ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा यहाँ पे. सो हम यहाँ पे तीनों वेक्टर्स बना लेते हैं. OA वेक्टर बनाएंगे, OC वेक्टर बनाएंगे और OB वेक्टर बनाएंगे. और जस्ट चार्ज एंड वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू कंप्यूट कर देंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी. सो जो OA वेक्टर है दैट विल बी, बिकॉज हमें पता है कि जो OA है इसकी मैग्नीट्यूड D है, तो इसके कंपोनेंट्स x कंपोनेंट D cos थीटा और y कंपोनेंट D sin थीटा हो जाएंगे. So D cos 30I plus D sin 30J. और इसको फर्दर लिखा जा सकता है cos 30 is √3/2. So D √3/2 of I plus D half of J. और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं D को
√3/2i प्लस हाफ ऑफ j। सिमिलरली अगर हम OC बनाते हैं, OC विल बी d cos 30i, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और जिसका y कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होगा, सो नेगेटिव डायरेक्शन, सो नेगेटिव होगा d sin 30j, और इन शॉर्ट यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, सो d √3/2 ऑफ i माइनस हाफ ऑफ j। नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, OB की बात करते हैं। सो OB विल बी, OB क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये 150 है, तो जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास दैट विल बी अगेन 30 डिग्री, और यहाँ पे x कंपोनेंट नेगेटिव और y पॉजिटिव, सो ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, सो जस्ट इट विल बी, अगर हम शॉर्ट में लिखें, -√3/2 ऑफ i प्लस हाफ ऑफ j। सो हमारे पास सभी की वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, OC वेक्टर आ चुका है, OA वेक्टर आ चुका है, और OB वेक्टर आ चुका है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देनी है, बिकॉज जो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, सो जो OA है वो पॉजिटिव x में है, OC भी का कंपोनेंट भी पॉजिटिव x में है, बट ये साथ में जो ये OB वेक्टर है जो हमने यहाँ पे निकाला, एक्चुअली ये OB वेक्टर नहीं होगा, बिकॉज जो फील्ड है वो B पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जो आपका चार्ज है वो B पॉइंट पे है, तो हमें OB वेक्टर नहीं, हमें यहाँ पे BO वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा एग्जैक्ट डायरेक्शन लेने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन लेने के लिए। सो यहाँ पे जो OB वेक्टर हो जाएगा, BO वेक्टर हो जाएगा, वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये D एज इट इज, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट, माइनस हाफ j, बिकॉज जो आपका ये जो फील्ड है OB B चार्ज की वजह से जो फील्ड है और जो C की वजह से जो फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों फील्ड्स ऐड होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ा, बिकॉज जब हम OB निकाल रहे हैं तो हम O से B की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली हमें B से O की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, दैट्स व्हाई हमने OB का जस्ट यहाँ पे रिवर्स कर दिया। सो हमारे पास OA वेक्टर आ चुका है, OC वेक्टर आ चुका है, और BO वेक्टर आ चुका है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, और हमें जस्ट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अलोंग x डायरेक्शन फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें x डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ x डायरेक्शन के ही कंपोनेंट लिखेंगे और y डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, और हाँ चार्जेस भी लिख लेते हैं हम, कि जो OA है हमारा A पे हमारे पास -4q का चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास -4q का चार्ज है, OC में यहाँ पे हमारे पास -2q का चार्ज है, और इस सिनेरियो में हमारे पास 2q का चार्ज है, और यहाँ पे अब नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन मैटर नहीं करता, बिकॉज हम ऑलरेडी डायरेक्शनल एरोज बना चुके हैं और उसके हिसाब से कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर चुके हैं, दैट्स व्हाई अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है जो वो मैटर नहीं करता। हम जस्ट क्या करेंगे, चार्जेस को, इनके नेगेटिव साइन को, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे और जस्ट सिंपली एक्स कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले चार्ज यानी कि -4q वाले इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास x कंपोनेंट आएगा फील्ड का, दैट विल बी, ये हमारे पास टोटल फील्ड होगी, दैट इज k, क्यू है हमारे पास 4q बाय डिस्टेंस d स्क्वायर, और जो x कंपोनेंट है दैट इज √3/2। हमने यहाँ पे साइन को क्यों इग्नोर किया, बिकॉज हम यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शंस ले चुके थे, आउटवर्ड और इनवर्ड, और साइन वही, आपको फिजिक्स में साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, सो हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। OC के लिए 2q चार्ज है, सो k 2q बाय d स्क्वायर, और अगेन वेक्टर इज x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड √3/2 प्लस यहाँ पे k 2q बाय d स्क्वायर, और अगेन x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इज √3/2। तो अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 2
सबसे k बाय डी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, सो k बाय डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास, और क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, उस क्यू भी चार्ज में सेम ही है, सो यहाँ से आता है हमारे पास 2√3, यहाँ से हमारे पास √3 आता है, और यहाँ से भी √3, बिकॉज ये 2 भी कैंसिल हो गया था, सो ये आता है k क्यू डी स्क्वायर इंटू 4√3, और इसको हम स्लाइटली और मॉडिफाई कर सकते हैं k की वैल्यू पुट करके, सो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी स्क्वायर इंटू 4√3, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास आंसर बचता है क्यू √3 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। सो हियर इट इज, जो ऑप्शन ए है हमारा, ये आंसर के साथ मैच करता है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a particle of mass m charge q is released from the rest in a uniform electric field if there is no another force, कोई अदर फोर्स नहीं है, मीन्स ग्रेविटी भी नहीं है। वैसे चार्ज पार्टिकल के लिए, जो नॉर्मल चार्ज छोटे पार्टिकल होते हैं उनके लिए ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हो, द डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑन द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय इट करेक्टली गिवन बाय, तो हमें ग्राफ v और x का यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। बिकॉज यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे, दैट विल बी फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है हमारे पास क्यू ई बाय एम। सो हमारे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, जस्ट अब हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अज्यूमिंग कि जो आपका पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लॉज ऑफ मोशन, दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into acceleration into distance that is x। so इनिशियल वेलोसिटी को अगर 0 मान लिया जाए, so v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ax, और v इज इक्वल टू √2 acceleration is q e by m into x, और इन शॉर्ट v is proportional to √x। नाउ अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखते हो, तो यहाँ पे v और x का ग्राफ है, v और √x का ग्राफ नहीं है, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे हम, दैट v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। जो ये हमारे ये दोनों ग्राफ आते हैं, ये दोनों ग्राफ हमारे क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन आते हैं। यहाँ पे अगर आप v लेते और √x लेते, या फिर आप यहाँ पे v स्क्वायर ले रहे होते और x ले रहे होते, तो दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आते। बट हमारे पास v और x का ग्राफ है, तो अब देखिए, आपको जो स्क्वायर रूट है उसका नेचर आपको पता है कि जैसे जैसे आप वैल्यूज की x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जो स्क्वायर रूट है वो इतनी फास्टली इंक्रीज नहीं करेगा, और इन शॉर्ट हाइयर वैल्यू पे ये जो ग्राफ है ये सैचुरेट करना चाहिए, v और x का ग्राफ हाइयर वैल्यूज पे सैचुरेट करना चाहिए। कैसे? लेट मी गिव यू एग्जांपल, कि सपोज कीजिए x की वैल्यू है 100, तो यहाँ से v है जो प्रोपोर्शनल आएगा 10 के, √x के प्रोपोर्शनल है, और अगर x की वैल्यू का 10,000 ले लेते हो, तो v जस्ट क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 100 आएगा। तो x में 100 टाइम्स का इंक्रीज है, बट v के अंदर ओनली 10 टाइम्स का इंक्रीज है, मींस जो v है x के साथ इतना फास्टली ग्रो नहीं करेगा, और इन सोच ग्राफ सैचुरेट होगा, एंड दैट इज ऑप्शन। कि यहाँ पे देखिए आप, जो v की वैल्यू है वो सैचुरेट हो रही है, ज्यादा नहीं बढ़ रही है, x की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा इंक्रीज शो कर रही है। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। Two infinite planes, each of uniform surface charge density plus sigma, are kept such a way that angle between them is 30 degree. Electric field in the region shown between them is given by, तो हमें ये दोनों के बीच का जो रीजन है, इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एंड ये इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन शो कर देते हैं आपको कि फील्ड की डायरेक्शंस कैसे होंगी। जो आपकी प्लस सिग्मा है नीचे वाली, इससे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे अपवर्ड जा रही होगी,
और जो हमारी ये ऊपर वाली शीट है प्लस सिग्मा वाली, इससे फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली आउट हो रही होगी, और जो ये परपेंडिकुलर फील्ड है इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं इजिली, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड आएगा। अब जो एंगल्स होंगे, एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और इन शॉर्ट यहाँ पे हम इसके साइन और कोस कंपोनेंट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बिकॉज ये इनफाइनाइट प्लेन शीट्स गिवन है, सो एज पर क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट दीज आर, ये थिन शीट्स हैं या ये थिक शीट्स हैं, बट हम इनको थिन शीट्स मान के ही चलते हैं। तो थिन शीट के हिसाब से अगर कोई भी शीट है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जो आपकी ये पहले वाली शीट है, ये वाली, इसकी जो फील्ड होगी वो कहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आउट वाले एरिया की बात नहीं कर रहे, बिकॉज बिटवीन रीजन के बारे में पूछा गया है। तो बिटवीन रीजन में पहले वाली शीट की जो हॉरिजॉन्टल शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही होगी, और इन शॉर्ट जे डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास E1। ऐसे ही अगर E2 फाइंड आउट करें हम, तो दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसके हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। जो y कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, और x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। सो x कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे आएगा साइन 30 एंगल I, और y में आएगा cos 30 एंगल, वो भी नेगेटिव में, cos 30 ऑफ j, बिकॉज मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, मैग्नीट्यूड के साथ हम कंपोनेंट्स को अप्लाई करते हैं। So this will become sigma by 2 epsilon naught sin 30 is minus half I, so माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस cos 30 is √3/2 of j। दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। सो टोटल फील्ड विल बी E1 प्लस E2। तो जो x कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, y कंपोनेंट में चेंज आएगा। सो कॉमन लेते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, x कंपोनेंट एज इट इज माइनस हाफ ऑफ I, और y कंपोनेंट में यहाँ से 1 आएगा कॉमन, और यहाँ से नेगेटिव √3/2, सो वी कैन राइट प्लस 1 माइनस √3/2 ऑफ j। तो अब अगर हम इसको मैच करें, फर्स्ट ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। x कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया, ये इसमें 2 एप्सिलॉन ना होने की वजह से कैंसिल हो गया, और जो हमारा y कंपोनेंट है बीच में नेगेटिव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे x नेगेटिव है और y कंपोनेंट में भी बीच में नेगेटिव साइन है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a particle of mass m and charge q has an initial velocity v is equal to v node j. If electric field E is equal to E node I and a magnetic field B is equal to B node I act on the particle, the speed will double after a time. Now, if you focus on the directions, अगर आप डायरेक्शंस पे ध्यान दें, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जे वाई डायरेक्शन में है, और जो अप्लाइड फील्ड है इलेक्ट्रिक वो भी एक्स डायरेक्शन में, अप्लाइड मैग्नेटिक भी एक्स डायरेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सो V is equal to V node of J, E is equal to E node of I, and B is equal to B node of I। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली अगर हम फोर्स के लिए फॉर्मूला राइट करें, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस। ये जो फोर्स है कंबाइंड फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा एक्ट करेगा ही, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में फील्ड के कंपैरेटिवली,
मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा बिकॉज वी और बी जो है जो एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। बट जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को चेंज करता है, नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। और और क्वेश्चन के मींस जो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि स्पीड को डबल करना है आपको, यानी कि मैग्नीट्यूड को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एज सच उसका कोई पार्ट यहाँ पे प्ले नहीं होने वाला, मींस यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। सो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी नोट जे, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज हमें आगे फॉर्मूलाज यूज करने होंगे फाइनल वेलोसिटीज के लिए। तो जो फोर्स लग रहा होगा, इफेक्टिव फोर्स होगा, दैट विल बी क्यू इंटू ई, और डायरेक्शन होगी इसकी आई, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी क्यू ई एम ऑफ आई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो एक्सेलरेशन है ये किस डायरेक्शन में है, ये ओनली एक्स डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेलोसिटी ओनली जे डायरेक्शन में है। और इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट वी नोड है। तो जब आप यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे तो ओनली एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला। तो अगर ओनली एक्स कंपोनेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में चेंज आएगा, बट स्पीड पूछा गया है, और स्पीड का मतलब कि आपका टोटल मैग्नीट्यूड डबल होना हो जाना चाहिए, मींस जो आपका फाइनल मैग्नीट्यूड है, जो आपकी फाइनल स्पीड है, इट इज डबल ऑफ इनिशियल। नाउ इनिशियल स्पीड, नाउ इनिशियल स्पीड कितनी है, जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इनिशियल स्पीड आती है v नोट, तो यानी कि आपकी फाइनल स्पीड होनी जानी चाहिए, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 2v नोट हो जाएगी हमारे पास फाइनल स्पीड। और फाइनल स्पीड क्या होती है हमारे पास, जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होती है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, और लेट इट बी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आए तो दैट विल बी, इसका मैग्नीट्यूड 2v नोड एज इट इज रहेगा, और इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये है स्पीड, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी से आप स्पीड उसका मैग्नीट्यूड लेके बनाते हो, तो हमने ये फाइनल वेलोसिटी मानी है और ये फाइनल स्पीड है, तो हम इन दोनों में अगर रिलेशन बनाना है तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइनल स्पीड होती है, तो फाइनल स्पीड इज 2v नोड एज पर मेंशन कि वो इनिशियल का डबल है, इनिशियल स्पीड v नोड है और ये फाइनल स्पीड यहाँ पे हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके हम लिख सकते हैं 4v नोड स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नाउ अब इस वी वाई वाले कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं, बिकॉज वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, तो जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होने वाला, फाइनल स्पीड में भी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। सो इनिशियली वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट वी नोड था, तो फाइनली भी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट वी नोड ही होना चाहिए, तो इसी का यूज करते हुए यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट 4v नोड स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोड स्क्वायर, बिकॉज फाइनल कंपोनेंट वी नोड है, इनिशियल कंपोनेंट वी नोड है, तो फाइनल भी वी नोड रहेगा और उसका स्क्वायर वी नोड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वी कैन राइट 3v नोड स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, एंड फ्रॉम दिस जो वी एक्स है यानी कि फाइनल कंपोनेंट है, दैट इज √3 ऑफ वी नोड, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नाउ हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और अगर इसको हम x में लगाते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टी। नाउ वी एक्स की वैल्यू क्या है फाइनल, दैट इज √3v नोड, यू एक्स यानी कि वेलोसिटी की x कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यू, तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी, सो ये एज इट इज 0 रहेगा, प्लस एक्सेलरेशन x कंपोनेंट का दैट इज क्यू ई बाय एम,
इंटू टी, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाती है √3 v0 इंटू एम बाय क्यू ई। और अब अगर हम कंपेयर करें √3 m v node by क्यू ई नोड, दैट इज द राइट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A simple pendulum of length L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in the figure. Bob has a mass M, charge Q. Time period of the pendulum is given by। तो हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड यहाँ पे कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ओसिलेशंस वाले चैप्टर में भी किए हैं, जहाँ पे वेव्स एंड ओसिलेशंस वाले जो चैप्टर हैं 11th क्लास में, जहाँ पे आपके पास एक कार होती है, जो कार मूविंग कार होती है, मूविंग कार में भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है और उसकी वजह से जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अब जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी विल बी समथिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो आपका ये चार्ज क्यू है इस पे भी एक ऐसे फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, और जो ग्रेविटी का फोर्स है एज यूजुअल वो हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। सो जस्ट हमें यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशंस निकालने हैं, एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का, और उनका फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा। यूजिंग दैट हम ये निकाल सकते हैं इजिली कि जो हमारे पास पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, वेयर g इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट हमें यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन को ही फाइंड आउट करना है। सो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये दोनों हम थिन शीट मानते हैं, और थिन शीट के सिनेरियो में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, सो इन क्वेश्चन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी को ही ई यूज किया गया है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ से। सो जो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दैट विल बी क्यू ई, और वी कैन से एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो हॉरिजॉन्टल होगा एक्स डायरेक्शन में होगा, सो ए एक्स विल बी क्यू ई बाय एम। और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो हमें पता है, नेगेटिव में जी है हमारे पास, सो माइनस जी। सो एक्सेलरेशन का वेक्टर बन जाएगा क्यू ई एम आई माइनस जी जे, चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन का वेक्टर ये होगा, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का, दैट विल बी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो फ्रॉम यूजिंग दिस जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2π√L √ you can say g square q square e square by m square। so here it is, जो ऑप्शन डी है that will be the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 point charge plus minus q plus q plus q minus q are placed on a y-axis at a distance -2d, d plus d plus 2d respectively। Magnitude of the electric field E at a point on x-axis at x is equal to d, where जो d है it is very large as compared to small d। तो फर्स्ट ग्लांस में इस क्वेश्चन में आपको ये अपीयर हो सकता है कि ये क्वेश्चन तो जस्ट डायपोल वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर होना चाहिए कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/d3। तो यहाँ पे बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो हम वो चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम की हेल्प से बताते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो सपोज कीजिए ये हमारे एक्सिस हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, जहाँ पे चार्ज हमारा रखा हुआ है, जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। नाउ हमारे पास
-2d पे माइनस क्यू है और -d पे माइनस प्लस क्यू है। सो सपोज दिस इज -2d, तो यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है नेगेटिव क्यू, -d पे रखा हुआ है हमारे पास क्यू, यानी यहाँ पे प्लस क्यू हो जाता है। और उसके बाद y इज इक्वल टू +d पे हमारे पास क्यू रखा हुआ है। सो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू। सो ये दोनों तो डायपोल बना रहे हैं और ये दोनों भी यहाँ पे डायपोल बना रहे हैं। और जो आपका पॉइंट है, सपोज टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे है। सो जो ये टेस्ट चार्ज है हमारा, ना तो इसके एक्सियल पॉइंट पे है, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, और ना ही इसके एक्सियल पॉइंट पे है। ये समवेयर इन द बिटवीन है। यहाँ पे एक्सियल कंपोनेंट भी होंगे और इक्वेटोरियल कंपोनेंट भी होंगे। और सिमिलरली जो जो लोअर डाइपोल है, इसके सिनेरियो में भी ऐसा ही होगा कि जो ये हमारा टेस्ट पॉइंट है या टेस्ट चार्ज है, ये इसके लिए एक्सियल डायरेक्शन में भी है और यहाँ पे हमारे साथ इसके इक्वेटोरियल डायरेक्शन, दोनों के यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट आएंगे। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वालों के लिए सोल्व करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली नीचे वालों के लिए सोल्व करेंगे, और या फिर हम ओनली ऊपर वालों के लिए सोल्व करके चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस प्लॉट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगेन यस, यूजिंग रेड कलर। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो समथिंग लाइक ऐसे जाएगी, ऐसे आउटवर्ड होगी। Okay, we have to use it in arrow line. So यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है वो समथिंग लाइक ऐसे जाएगा। और अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इनवर्ड होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे समथिंग लाइक ऐसे होगी। सो अगर आप दोनों फील्ड्स को देखें तो ये एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे भी कैंसिल आउट कर रही होंगी। हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वली कैंसिल कर रही होंगी, बट यस पार्शली एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। और अगर हम ओनली यहाँ पे सिंपल डायरेक्शंस दिखाएं आपको, तो ये प्लस क्यू की वजह से हो जाएगी और ये माइनस क्यू की वजह से हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसे जा रही होगी, और जो ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसे जा रही होगी। ना ये जो दोनों फील्ड हैं, ये भी प्लस क्यू की वजह से है, ये भी प्लस क्यू की वजह से, और इनके ये एंगल्स भी दोनों सेम होने वाले हैं। तो मींस ये क्या करेंगे, दोनों अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ओनली एक्स डायरेक्शन में फील्ड बचेगी। और सिमिलरली जो ये वाली फील्ड है, ये भी माइनस क्यू की वजह से, और ये फील्ड भी माइनस क्यू की वजह से, और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये भी अपने वर्टिकल एंगल्स को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं, उनका डिफरेंस मींस इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस दिस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस दिस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारे पास एज ए होल आंसर बचेगा। और हमें उसमें जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि जो आंसर है वो इनमें से किस टर्म के साथ प्रोपोर्शनल होता है विद गिवन कंडीशन कि जो डी डिस्टेंस है आपका, इट इज ग्रेटर देन डी, और ये वाला डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस एज मेंशन 2d, और ये डिस्टेंस हमारे पास है कैपिटल डी। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले इन दोनों की वजह से यहाँ पे फील्ड्स कैलकुलेट करते हैं और उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके उसको डबल कर देते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है इस सिस्टम की वजह से वो हमारे पास आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो प्लस क्यू है, इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं। सो ई ए विल बी ट्वाइस ऑफ, यहाँ की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पे, दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर। सो डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर इनटू cos ऑफ दिस एंगल। सो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं और इस एंगल को, सॉरी नोट दिस, इस एंगल को हम बीटा मान लेते हैं।
तो ये थीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, सो कोस ऑफ थीटा इंटू आई माइनस के, इसकी वजह से होगी हमारे पास के क्यू, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है दैट इज 2d, सो जो ये डिस्टेंस होगा दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर होल अंडर रूट, और बिकॉज यहाँ पे लोअर टर्म में स्क्वायर होता है, सो दैट्स वाई डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इनटू कोस ऑफ बीटा आई। तो ये हमारे पास जो नेट फील्ड है उसकी वैल्यू ये बच जाती है। नाउ कमिंग टू दीज वैल्यूज कि हम थीटा और बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, और थीटा कैलकुलेट करने के लिए बाकी की चीजें हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको कुछ रब कर देते हैं। Also we delete this one also deleted, delete, and this one is also deleted. So अभी हम सिर्फ थीटा के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो थीटा विल बी समथिंग लाइक दिस। जो ये वाला एंगल है दिस इज थीटा, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास डी है, और इधर से भी हम रब कर देते हैं इन चीजों को, और ये वाली वैल्यू हमारे पास स्मॉल डी है। सो जो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, और कोस ऑफ थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो इस टर्म को आगे लिखते हैं अगर, डी के क्या डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर कोस ऑफ थीटा आएगा कैपिटल डी बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस के क्यू डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। अगर कोस ऑफ बीटा निकालने जाते हैं तो सिमिलरली कोस ऑफ बीटा निकाल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोस ऑफ बीटा के सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जो हमारी ये वाली लाइन है ये यहाँ पे होगी, और उस सिनेरियो में जो ये वाला एंगल है ये बीटा हो जाएगा, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। बेस सेम है, अब की बार ये वैल्यू 2d हो जाएगी, और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। सो कोस ऑफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी अगेन डी बाय डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, और ये सारा का सारा हमारे पास x कंपोनेंट है बिकॉज y कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो गया था। नाउ इसको अब हम फर्दर सोल्व करते हैं। सो फर्दर सोल्व करने के लिए व्हाट वी डू, के क्यू डी हम पूरे सिस्टम में से कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ के क्यू डी डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर पावर 3/2 माइनस डी स्क्वायर 4d स्क्वायर पावर 3/2, एंड अगेन ये सारा का सारा x डायरेक्शन में। तो और अब हम वो मेथड यूज करते हैं बिकॉज एज पर गिवन कंडीशन दैट d इज ग्रेटर देन स्मॉल d, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन या बायनोमियल वाला सिस्टम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू 2kqd we do d square 1 plus d square small d square by capital D square power 3/2, and similarly यहाँ पे भी हम करते हैं that d square into 1 plus 4d square by capital D square power 3/2। नाउ जो ये डी स्क्वायर है इसको हम पावर से बाहर लेके आ सकते हैं, सो इट विल बी 2k/d, और अभी इसमें हो सकता है कि आप इसको अभी इग्नोर कर दे, तो इसको अभी इग्नोर नहीं करना होता, इस पहले आप इसको ऊपर लेके आते हो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हो और उसके बाद इग्नोर किया जाता है चीजों को। सो 2k/d
यहाँ से डी स्क्वायर जब बाहर आएगा तो अंडर रूट से डी बन जाएगा और फिर उसका क्यूब रूट डी क्यूब हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से भी डी क्यूब बन जाएगा, तो वो डी क्यूब नीचे कॉमन में आ जाएगा, और इन पे हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। सो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पावर -3/2, ये टर्म ऊपर चली जाएगी और सिमिलरली ये वाली टर्म भी ऊपर चली जाएगी। 1 प्लस 4d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर -3/2। अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। सो 2k क्यू टी बाई डी क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर -1, और यहाँ पे ये इसकी वजह से माइनस आएगा और ये माइनस उसको फिर से प्लस कर देगा, सो प्लस 4 इंटू 3/2 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल होता है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ से ये दोनों टर्म डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, दिस विल बी 2, सो 6 माइनस 3/2, और ये यहाँ पे कैंसिल कर देगा 2 पे, सो 2k क्यू डी स्क्वायर इंटू दिस, और यहाँ पे 6 माइनस 3/2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है 1/10⁴ के। और अब हम ऊपर ऑप्शंस में जाके मैच करते हैं अपने आंसर को। सो जो ऑप्शन सी है हमारे पास यहाँ पे, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a bob of simple pendulum has a mass 2 gram and a charge 5 coulomb. I think it is microcoulomb. It rests in a uniform horizontal electric field of intensity. Electric field की intensity given है at equilibrium the angle that pendulum makes with the vertical. तो vertical के साथ जो pendulum angle बनाता है हमें यहाँ पे वो बताना है। So let's do this question, and it is a relatively easy question. सो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन टू राइट डायरेक्शन है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 2000 वोल्ट पर मीटर। ना जो हमारा पेंडुलम है और उसके पास नीचे साथ में ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। सो जो नॉर्मली हमारा पेंडुलम है, नॉर्मली हमारा पेंडुलम ऐसे होना चाहिए था, बिकॉज इस पे डाउनवर्ड ओनली ग्रेविटी एक्ट करती है, और जो यहाँ पे जो थ्रेड होती है, थ्रेड के अंदर कुछ टेंशन होती है, और नॉर्मल सिनेरियो में टेंशन इज इक्वल टू mg हो जाता है, ये नॉर्मल केस है। बट जैसे आप इस पेंडुलम को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, सपोज कीजिए इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू दे दिया हमने, ये फील्ड की पॉजिटिव साइड है, ये फील्ड की नेगेटिव साइड है, तो ये पेंडुलम पे नेगेटिव साइड की तरफ एक फोर्स लगेगा, और जो हमारा पेंडुलम है यहाँ पे समथिंग लाइक ऐसे टिल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी क्यू ई, और यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स जो कि नॉर्मली यूजली mg होता है, और यहाँ पे थ्रेड में हो जाएगी टेंशन T। सो अज्यूमिंग हमें एंगल पूछा गया है वर्टिकल के साथ, तो ये वाला एंगल थीटा पूछा गया हमें। सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट T cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास T sin थीटा। सो फ्रॉम दिस फिगर T sin थीटा is equal to QE and T cos theta is equal to mg, and from this tangent theta हमारे पास आ जाएगा दोनों को डिवाइड करके, that is QE by mg, and Q हमें गिवन है 5 माइक्रोकूलम, so 5 into 10 raised to power -6, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 2 into 10 raised to power 3 है, मास है हमारे पास 2 ग्राम, so 2 into 10 raised to power -3 इंटू ग्रेविटी जी की वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं यहाँ पे। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 10⁻⁻6
ये +3 और ये -2 था ऊपर जाके प्लस, सो +2. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁻1 और 0.5, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.5. एंड जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है वो आंसर के साथ यहाँ पे मैच होता है. सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. होपफुली जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे. अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल. एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस. आल्सो इफ यू वांट टू मेक सम डोनेशन, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें डोनेट भी कर सकते हैं. अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट